सामाजिक और आर्थिक समता नहीं मिल पाएगी। अगर सरकार का सोच ठीक नहीं है तो नहीं मिल पाएगी। इसलिए जितने भी सरकारें बनी 1947 के बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा कि सामाजिक और आर्थिक समता को हम गरीबों में कैसे ला सकें। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो बैठे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जो हैं दिल्ली का, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आपके माध्यम से और मीडियम के माध्यम से बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जितनी स्कूल की हालत बिहार और यूपी की खराब है, उतनी स्कूल की हालत दिल्ली की भी खराब। कर दुख होगा कि केजरीवाल साहब नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े। जिस तरह से बहुजनों के सरकार बिहार में नहीं चाहती, योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में नहीं चाहती, हम कहते हैं कि केजरीवाल साहब भी नहीं चाहते कि गरीबों का बच्चा पढ़े। क्यों? इनके पास 1067 स्कूल है और 1067 स्कूल में सिर्फ 293 स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी में नहीं होता। मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक हार्ट सर्जन को राजनीतिक में क्यों आना पड़ा? मैं तो एक दिल का डॉक्टर था, हार्ट का ऑपरेशन करता था। ये 2014 से जो सरकारें आई, बड़ी बड़ी वादा की, आज हमारे देश की स्थिति, देश की दशा अच्छी नहीं है। क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है जो हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजेस बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र, रूल ऑफ द लॉ, यानी कानून द्वारा चला हुआ कानून और हमारा संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये आज हमने एक सप्ताह पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। तो ऐसी क्या बात हो गई? तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो आप जानते भी होंगे और कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। हमारे जितने सरकारें बनी 1947 से अभी तक, सभी सरकारों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बनाया। 355 पब्लिक सेक्टर यूनिट बने। जवाहरलाल नेहरू 33 बनाए, इंदिरा गांधी जी ने 66 बनाया, राजीव गांधी जी ने 23 बनाए, मोरारजी देसाई ने 18 बनाए, उसके बाद बीपी सिंह ने 5 बनाए, मोरारजी देसाई 11 बनाए, देव गौड़ा जी, इंद्र गुजराल ने 2 बनाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 18 बनाए और हमारे मनमोहन सिंह जी ने 23 बनाए। किसी ने बेचने की शुरुआत नहीं की एक्सेप्ट एनडीए की सरकार 2000 में जो आई, उसने 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड, जिंक लिमिटेड, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और विदेश संचार निगम को बेच दिया। हमने ध्यान नहीं दिया कि एनडीए की सरकार का काम है बेचना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये विनिवेश मंत्रालय जो डिसइन्वेस्ट करती है, ये किसी भी दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाया जाता। ये डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री सिर्फ भारतवर्ष में एनडीए की सरकार ने बनाई और 70 साल में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट सभी सरकारों ने बनाया,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 में आई, उस 7 साल में 145 पब्लिक सेक्टर यूनिट को या तो बेच दिया है या बेचने के करागार पर है। आप ये सोचिए कि अगर माँ बाप संपत्ति बनाता है और उसका बेटा उसका बेचने लगे तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। आखिर में सारे सरकारों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि हमारा देश एक कल्याणकारी देश है, वेलफेयर स्टेट है। उसमें लोग काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगारी मिलेगा। यही सरकार जब 2014 में आई तो उन्होंने 2 बड़े बड़े वादे किए। हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और नौकरी ही नहीं देंगे, हम आप लोग खाता खुलवा लीजिए। इतना काला धन सारे सरकारों ने रखा है बाहर में, हम उसको निकाल करके आप लोग को दे देंगे। हमारे गरीब जनता, हमारे सीधे साधे जनता को लगा वास्तव में सही है, हमारे खाते में 15 लाख रुपया आ जाएंगे। तो सरकार इस तरह का झूठा वादा करके हमारे जनता को ठग करके ना तो 2 करोड़ नौकरी मिला हर साल और न लोगों को पैसा मिला। नौकरी क्या मिलेगी? 2016 8 नवंबर को सरकार ने एक ऐसा नियम लाया, कहा कि 500 और 1000 की नोटें आपका आज से इसका कोई वैल्यू नहीं, 12 बजे के बाद। आपको बता दूं, उसके कारण कम से कम हमारे देश में 50 से लेकर के 60 लाख छोटे मोटे फैक्ट्रियां बंद हो गई और 5 से 6 करोड़ लोग अनरजिस्टर्ड लेबरर बेरोजगार हो गए। और आज तक हम उस आर्थिक स्थिति से उभर नहीं पाए। ये है सरकार की नीति। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्र में विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश है। अब इतना बड़ा आदमी सोची समझी साजिश कर देता है, नियम कानून को नहीं देखा गया। बाद में पता चला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल के बिना नोटबंदी नहीं हो सकता, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी बाद में हुआ। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में एनडीए की सरकार क्या चाहती है। झूठे वादा करके, झूठे बातें करके आज हमारे देश में 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। इतना बेरोजगारी आज तक नहीं हुआ। यही सरकार 2014 में आने के पहले जब पेट्रोल का दाम 60 से 62 रुपया हो गया, हल्ला करने लगे। गैस का दाम 400 से 450 रुपया हो गया तो हल्ला करने लगे। आज देखिए गैस का दाम 1150, पेट्रोल का दाम 100 रुपया पर लीटर, डीजल का दाम 100 रुपया। सारी महंगाई, बेरोजगारी सारी कुछ है आ गई। तो इस सरकार क्या चाहती है? क्या हमारे जनता, सीधे साधे जनता को कब तक ठगती रहेगी, ये हम जानना चाहते हैं। उसके बाद यही नहीं, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ इस बात को कि हर आदमी एक मनुष्य है, मानव है, इंसान है। धर्म नाम का कोई चीज़ मानना या न मानने पर डिपेंड करता है, विश्वास करता है। आप किसी धर्म को माने या किसी धर्म को ना माने, ये आप पर है। और हमारा देश, इस देश के हर नागरिक नहीं, हर रहने वाला आदमी अपने धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकारों ने एक चीज़ पैदा किया हमारे देश में जो आज तक पैदा नहीं हुआ है, वो हुआ नफरत पैदा कर दिया। हिंदू और मुस्लिम 2 भाग में बांट दिया, जो आज तक नहीं हुआ। मैं सरकार से और सरकार के जो बनाने वाले आरएसएस से पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ
आप बताओ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं जब ऑपरेशन करता हूँ और ब्लड की ज़रूरत होती है तो हिंदू का खून मुस्लिम में जाता है और मुस्लिम का खून हिंदू में जाता है। अगर मुस्लिम का खून हिंदू में जाकर के हिंदू को बचा सकता है, हिंदू का खून मुस्लिम में जाकर हिंदू को बचा सकता है, तो हिंदू मुस्लिम की बात क्या करते हो तुम? हमारे हर गांव में हिंदू और मुस्लिम है, हर गांव में हम लोग भाई की तरह रहते हैं, भाईचारा है। किस किस को आप निकालोगे? क्यों हिंदू धर्म की बातें करते हो? क्यों मुस्लिम धर्म की बातें करते हो? क्यों आपने मॉब लिंचिंग पैदा किया? मॉब लिंचिंग मैंने अपने आंखों से यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखा। क्यों? आखिर में ऐसा माहौल इन्होंने क्यों पैदा किया? क्यों ऐसी भावना हमारे गरीब लोगों में आया? हमारे गरीब लोग, हमारे जनता सीधे साधे लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता कि सरकार जो बोल रही है, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया देंगे, लोगों ने मान लिया। उन्होंने कहा हिंदू खतरे में, मान लिया। उन्होंने कहा हमें, मैं कहता हूँ कितने बार पाकिस्तान ने हम पर चढ़ाई किया भाई, हैं? लोग बोलते हैं रोज पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा है। अरे पाकिस्तान को तो हमने ऐसी सीख सिखला दी कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो आप हमें रोज क्यों डराते हो कि पाकिस्तान हम पर देश चढ़ाई कर रहा है? और चढ़ाई कर भी रहा है तो हमारे देश को क्या मतलब? हमारे मुस्लिम भी सेना में भर्ती हैं, हमारे मुस्लिम के लोग भी कर्नल हैं, हमारे मुस्लिम के लोग भी आईबी में हैं। तो आप किस बात के करते हो? किस बात के? हमारे लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता नहीं मिल पाएगी अगर सरकार का सोच ठीक नहीं है तो नहीं मिल पाएगी। इसलिए जितने भी सरकारें बनी 1947 के बाद, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि सामाजिक और आर्थिक समता को हम गरीबों में कैसे ला सकें। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपको ये बता दूं कि भारतवर्ष का 50% संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है, 1% लोगों के हाथ, और 3% संपत्ति 50% लोगों के हाथ में। आप सोच लीजिए कि कितनी असमानता है। मतलब 50% में 1% और 3% संपत्ति 50% लोगों में है और बाकी लोगों में है। तो आप देखिए कि हमारे देश में यह समानता कब खत्म होगी। यही सोच समझ करके हमें लगा कि नहीं, हमें अपनी पार्टी गरीबों की सरकार को बनानी चाहिए। मैंने सबों को देख लिया। मैंने बिहार में बहुजनों की सरकार को देख ली, नीतीश जी को देख लिया, लालू जी को देख लिया। 33 साल में उन्होंने क्या पैदा किया? माइग्रेंट लेबरर। दिल्ली में जहाँ भी जाएं, यूपी में जहाँ भी जाएं, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, केरला में, आपको लेबरर जो मिलेंगे बिहार का। क्यों? क्योंकि वहाँ की शिक्षा पद्धति खराब हो गई। तो आप ये भी मत सोचिए कि आप जहाँ दिल्ली में बैठे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जो हैं दिल्ली का, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आपके माध्यम से और मीडियम के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जितनी स्कूल की हालत बिहार और यूपी की खराब है, उतनी स्कूल की हालत दिल्ली की भी खराब है। एक हमारे जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना दिया सिसोदिया ने, 100% झूठ है, 100% झूठ है। वो पूरी की पूरी बात झूठ बोल रहे हैं। आज उनके स्कूल में, आज मैं डाटा पढ़ रहा था, आज उनके स्कूल में 75% बच्चे 12th के पहले स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? 12th के पहले 75% छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हमने 5 स्टार स्कूल बना दिया। अरे 5 स्टार क्या बनाएंगे आप? आपके यहाँ 40,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। आपके यहाँ 2,000 या 20,000 टीचर काम कर रहे हैं, वो संविदा पर काम कर रहे हैं। आपके स्कूल में 57% प्रिंसिपल ही नहीं है। और तो और आपको जानकर दुख होगा कि केजरीवाल साहब नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े। जिस तरह से बहुजनों के सरकार बिहार में नहीं चाहती, योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में नहीं चाहती, हम कहते हैं कि केजरीवाल साहब भी नहीं चाहते कि गरीबों का बच्चा पढ़े। क्यों?
इनके पास 1067 स्कूल है और 1067 स्कूल में सिर्फ 293 स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी में नहीं होता। बाकी स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। अरे जब साइंस की पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, टेक्नीशियन भी नहीं बन पाएंगे। तो ये स्कूल की स्थिति है, ये दिल्ली की स्कूल की स्थिति है कि इनके 70% से ज़्यादा स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती, इनके पास लैब नहीं है, और 30% स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती। और तो और एक सर्वे किया गया, नेशनल ऑथेंटिक सर्वे अभी, और देखा गया कि क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक का बच्चे का नेशनल एवरेज, हम पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। नेशनल एवरेज अगर 65% है मैथमेटिक्स में, तो दिल्ली के एवरेज, दिल्ली की सरकारी स्कूल के एवरेज 54% है। ये हालत है, ये स्कूल की हालत है जो डंका बजाते हैं कि सिसोदिया साहब ने और हम लोगों ने 5 स्टार स्कूल बना दिया, हमारा स्कूल देखने के लिए लोग पंजाब से आ रहे हैं। अरे पंजाब क्या, मैं तो दिल्ली से ही गया आपके स्कूल में। आपके स्कूल में बताइए कि कितने स्लम एरिया के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बने। मैं तो 50 स्लम एरिया में गया दिल्ली में, एक भी स्लम एरिया में मुझे भी एक भी आदमी नहीं मिला जो कह सके कि हमारे स्लम से एक डॉक्टर या इंजीनियर या स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में क्लर्क बन गया। मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर 20 लाख पॉपुलेशन, हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 20 लाख पॉपुलेशन हमारा स्लम एरिया में रहता है, और उतने ही लोग हमारे रीसेटलमेंट एरिया में रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चे गरीब होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने एक भाषण में कहा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल लोग छोड़ के आ रहा है। कितना लोगों को मूर्ख बनाएगा इन लोग। हम तो सोचते हैं कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, मुझे तो लगा ये भी बहुत अनपढ़ आदमी है, ये तो दूसरे को अनपढ़ बोलते हैं, मैं तो इनको अनपढ़ बोलता हूँ। बिल्कुल अनपढ़ है। क्यों बोलता हूँ सुन लीजिए आप, नहीं सुन लीजिए आप क्यों बोल रहा हूँ। ये बोलते हैं कि हमारा जो पब्लिक स्कूल छोड़ करके हमारे स्कूल में आ रहा है। अरे भाई, कोविड में एक बेचारा चपरासी था, टेम्प्रोरी डेली बेस पर काम करता था, 15,000 मिलता था, उसका पैसा बंद हो गया। वो अपना पैसा काट करके एक पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता था, नहीं पढ़ा पाया तो सरकारी स्कूल में लिया। इसलिए सरकारी स्कूल में नहीं लाया कि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए लाया कि उनके पास पैसे नहीं थे पब्लिक स्कूल में रखने के लिए। तो वो कहने लगे, जनता से क्या कहने लगे, और पूरा देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा सबसे अच्छी है। और मैं कहता हूँ, मैं जगदीश प्रसाद, मैं उनको कहता हूँ, और सुन लें आपके माध्यम से, कि दिल्ली का स्कूल उतना ही खराब है जितना यूपी और बिहार का स्कूल खराब है। ये स्थिति है, कोई सुधार नहीं है। ये बात करते हैं अपने अस्पताल का, इनके अस्पताल 37 बड़े बड़े अस्पताल हैं। मोहल्ले क्लिनिक की बात करते हैं, कितने इनके मोहल्ले क्लिनिक में डॉक्टर को अपॉइंट किया, कितने मोहल्ले क्लिनिक बनाए। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कितने मोहल्ले क्लिनिक के डॉक्टर इन्होंने रखा, कितने टेस्ट करवाए। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, आप धरातल पर आइए। ये तो पॉलिटिक्स करना जानते हैं, ये भी पॉलिटिशियन हो गए। बोलते हैं कि मैं बिजली और पानी, तो बिजली और पानी फ्री करके आप हमारे गरीब के बच्चों को धोखा दे रहे हैं। हमारे गरीब के बच्चों को ही आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाते तो ऐसा नहीं होता। एक सरकार का नियम है 2010 एजुकेशन एक्ट, उस एक्ट के अनुसार हर पब्लिक स्कूल को 25% गरीब बच्चों को लेना है, चाहे वो सेंट माइकल हो, सेंट जेवियर हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, माउंट कार्मेल हो, हर स्कूल को 25% बच्चे हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी को लेना उनका है। लेकिन आज उसको भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली में रख करके लागू नहीं कर पाए। आप ये सोचिए, इनका एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था
2 दिन पहले, ये 70 वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो देखा गया कि इन्होंने 70 में से सिर्फ 3 वादे पूरे किए, 67 वादे पूरे नहीं करते। और तो और, एक तरफ हमारा भारत सरकार बोलती है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और दूसरी तरफ केजरीवाल साहब बोलते हैं दिल्ली को हम लंदन बना देंगे विकास के माने में। अरे भाई, आज मेरा परिवार, मेरे परिवार के लोग हाथ से मल साफ करते हैं दिल्ली में, मेरे परिवार के लोग हाथ से मल साफ करते हैं, और आप बात करते हो कि हम विकास कर रहे हैं, बात कर रहे हो कि हम चांद पर जा रहे हैं, बात कर रहे हो कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। किस बात का विश्व गुरु भाई, किस बात की विकास? आज हमारे आप मैट्रिक टन मल रेलवे ट्रैक पर गिरता है, कौन साफ करता है? हमारा परिवार साफ करता है, हमारे समाज साफ करता है, और आज तक करता है। आप लोग समाज के लिए क्या किया? विकास की बात करती है सरकार। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक आर्थिक समता की बात की, वो कहाँ गया? कहाँ गया? मैं सभी सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारे समाज को वहीं छोड़ दिया? 47 साल पहले, 75 साल पहले जहाँ था वहीं पर है, और आप अमृत उत्सव मना रहे हैं। किस बात का अमृत उत्सव? आज भी मेरा परिवार के लोग मल अपने हाथों से उठा करके साफ करते हैं। आज भी लोग गटर में जाते हैं और मर जाते हैं। क्यों आपने क्यों नहीं मशीन लाया? अगर आपके पास टेक्निक है, इतनी बड़ी टेक्निक है कि आप यहाँ से चंद्रमा पर भेज सकते हैं, तो क्या आपके पास ऐसा टेक्निक नहीं है कि आप गटर में साफ करने के लिए मशीन खरीदें और इन लोगों को जॉब लगा दें? नहीं लगा सका, क्योंकि सरकार की सोच नहीं है, किसी भी सरकार की सोच नहीं है, किसी भी सरकार की सोच नहीं। भाइयों, मैं नेता बनने नहीं आया, मैं आपको बता दूं, दिल से बता रहा हूँ, मेरी नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अनपढ़ लोग नेता बन करके बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे नौजवान क्यों नहीं राजनीतिक में आए? मैं आप लोगों को नेता बनाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पढ़े लिखे नौजवान नेता बने। आप लोग आइए, पढ़े लिखे लोग आइए। आप लोग जब तक नहीं आएंगे ये देश नहीं सुधर सकता है। मैं यही आह्वान करने आया हूँ कि मैंने जो पार्टी बनाई है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवान उसमें ज्वाइन करें और राजनीतिक में आए। जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे के मतलब MA BA पास करना नहीं होता। पढ़े लिखे के मतलब हर मानव एक है, हर मानव एक है, धर्म से कोई मानव नहीं बदल जाता। अगर आज मैं जगदीश प्रसाद हूँ, कल मैं जगदीश खान लिख लूँगा तो क्या मैं बदल जाऊँगा? ये कहाँ की बात हो गई भाई? ये किस बात की करते हो तुम? क्या हम मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे? हम नहीं माने भगवान को तो क्या फर्क पड़ता है? मानना नहीं मानना सबकी अपनी बातें हैं। तो भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो भारतवर्ष में आए हो या दिल्ली की सरकार आई हो, कभी भी गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। अगर सोचता तो आज हमारे मजदूर के बेटा मजदूर नहीं बनते। मेरे दिल में दर्द इसलिए है कि मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, मेरे माता पिता भी एक माइग्रेंट लेबरर थे, एक मजदूर थे। मेरी माँ कोयला ढोती थी, मेरे बाबूजी कोयला ढोते थे, बाद में ठेकेदार बने। लेकिन पढ़ाई लिखाई के बदौलत मैं हार्ट सर्जन बना, मैं डायरेक्टर जनरल बना, बच्चों को पढ़ाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ ये जो सामाजिक लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी बनी है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, क्लास 1 से लेकर के 12 तक सभी की पढ़ाई एक ढंग से होगी, एक ढंग से होगी। आखिर में आप कहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े, तो हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा उस पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन में कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? फिर आपने ये सामाजिक ये आपने एजुकेशन ही अलग अलग दिया, तो कैसे एक हो सकता है? तो भाई बहनों, हम इस
आपके पास संकल्प गया है। इसमें कुछ संकल्प ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक संकल्प तो ये है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई चाहे वो कितना भी गरीब हो उसी तरह से होगा जिस तरह से यहाँ के अफसर, डीएम, एसपी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बड़े बड़े नेता के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर मेरे गरीब मजदूर के बच्चे भी पढ़ेंगे। उसी ढंग से उनकी एजुकेशन दी जाएगी, उसी ढंग से। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब से पड़ा हुआ है? मुस्लिम समाज को विकास करने के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हजारों साल से पड़ा हुआ है, सालों से पड़ा हुआ है। किसी ने लागू करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि लागू कर देता तो मुस्लिम शिक्षित हो जाते तो सोचते समझते और समझकर वोट देते। तो कहा इनको शिक्षित ही नहीं करो, इनको अनपढ़ रखो और धर्म के नाम पर कहो कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, रक्षा करेंगे। अरे किस चीज़ का रक्षा भाई? वो भी देश का नागरिक है, तुम भी देश के नागरिक हो। किस चीज़ की सिक्योरिटी की बात करते हो? किस चीज़ की सिक्योरिटी की बात करते हो? इन्होंने कानून ले आया एनआरसी का डराने के लिए। ये सब गलत बातें हैं, ये सब सरकार को नहीं करनी चाहिए जो करते हैं। और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इन चीज़ों से घबराना भी नहीं चाहिए। मैं सरकार की नीतियों से परेशान हूँ, सरकार से मुझे कोई लड़ाई नहीं। अगर सरकार अपनी नीति को बदल ले मैं सरकार के साथ हो जाऊँगा, मैं राजनीति करना छोड़ दूँगा। आज बीजेपी सरकार कह दे कि मैं देश का सारा संपत्ति वापस करता हूँ, राष्ट्रीयकरण करता हूँ, सभी बच्चों को शिक्षा वापस करता हूँ, तो मैं अपने सामाजिक पार्टी जो बनाया है इसको मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, डिसमिस कर दूँगा। आज बता दे खाली भारतीय जनता, लेकिन बता दे कि हम देश की संपत्ति को नहीं बेचेंगे। देश की मीडिया स्वतंत्र रहेगी, सबों को बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, और तो और सभी की शिक्षा एक समान होगी। ये बता दे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। हमारे भाई कल से मल को हाथों से साफ नहीं करेंगे। हमारे भाई संविदा पर काम करते हैं। बताइए, आप सोचिए वाल्मीकि समाज के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनकी माँ को सुबह सुबह 6 बजे जाना पड़ता है काम करने के लिए। बड़े घर के बच्चों को तो माँ तैयार करती है, वाल्मीकि समाज के बच्चे कैसे तैयार होंगे जब उनको 6 बजे सुबह ही मल को साफ करने के लिए जाना पड़ता है? कभी सरकार ने सोचा? किसी सरकार ने सोचने की कोशिश की? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। और इसी कारण मुझे आना पड़ा।